अमेरिका में वीज़ा सिर्फ जॉब या स्टे का स्टेटस नहीं होता, ये आपके पूरे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करता है। और यही बात अब एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बहुत क्लियरली समझाई है, जहां बताया गया है कि कैसे वीज़ा की छोटी सी कंडीशन आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग तक को बदल देती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वीज़ा स्टेटस और मनी डिसीजंस के बीच का कनेक्शन, H1B1 जैसे वीज़ा में क्या लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किन रिस्क से बचना है और इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जेन मेफम ने अपने एनालिसिस में खास तौर पर H1B1 वीज़ा को एक्सप्लेन किया है, जिसे उन्होंने H1B का यंगर ब्रदर कहा है। ये वीज़ा चिली और सिंगापुर के नेशनल्स के लिए होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल देकर उन्होंने ब्रॉडर पॉइंट समझाया है कि कुछ वीज़ाज कितने टेम्पररी नेचर के होते हैं। H1B1 सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है और ये नॉन डुअल इंटेंट कैटेगरी में आता है, यानी इसमें ग्रीन कार्ड की तरफ ट्रांजिशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा फैक्टर बनती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। उनका कहना है कि जब वीज़ा खुद टेम्पररी है तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बड़े कमिटमेंट्स लेने से बचना चाहिए, जैसे हाउस परचेज करना या अपने सारे एसेट्स US में शिफ्ट कर देना, क्योंकि अगर वीज़ा सिचुएशन चेंज होती है तो ये कमिटमेंट्स रिस्क बन सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो है टैक्स कंप्लायंस। उन्होंने साफ कहा है कि IRS के सामने हर इनकम और हर एसेट रिपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो फॉरेन एसेट्स ही क्यों ना हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वीज़ा होल्डर्स के लिए कंप्लायंस डायरेक्टली लीगल स्टेटस से जुड़ा होता है। इसके अलावा उन्होंने करियर स्टेबिलिटी पर भी जोर दिया है, क्योंकि वर्क वीज़ा में जॉब ही आपकी स्टे का बेस होती है। इसीलिए प्रोफेशनली कंपेटिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स अपडेट करना, जॉब सिक्योरिटी मेंटेन करना और अपने फील्ड में रेलेवेंट बने रहना, ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं बल्कि वीज़ा सेफ्टी का हिस्सा भी है। अब सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस जो उन्होंने दी वो है सेफ्टी नेट बनाना। उन्होंने रिकमेंड किया कि कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसमें डेली एक्सपेंसेस के साथ साथ रिटर्न फ्लाइट टिकट्स का कॉस्ट भी शामिल हो। यानी अगर किसी भी कारण से वीज़ा सिचुएशन अचानक चेंज होती है तो आपके पास तुरंत वापस जाने और खुद को संभालने का बफर होना चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कंपनी के लॉयर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन लॉयर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अनबायस्ड गाइडेंस मिल सके और आप अपने ऑप्शंस को सही तरीके से समझ सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा होल्डर्स वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि US फाइनेंशियल सिस्टम का फ़ायदा उठाकर वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल है, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स और ब्रोकरेज अकाउंट्स का यूज़ करके। लेकिन ये अप्रोच सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स के अलग होती है, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जिट प्लानिंग दोनों को साथ में रखना पड़ता है। इंडियंस के लिए इसमें सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि US में फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वीज़ा स्टेटस की अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर प्लानिंग सही है, रिस्क कंट्रोल्ड है और कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है तो टेम्पररी वीज़ा पर भी स्टेबल फाइनेंशियल जर्नी पॉसिबल हो सकती है। ये पूरा रोड मैप एक सिंपल मैसेज भी देता है, वीज़ा अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी के हिसाब से स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। जितनी क्लैरिटी रूल्स की होगी उतनी ही स्टेबिलिटी आपके फ्यूचर में दिखेगी। तो इस वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम और भी टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएँ तो वो भी ज़रूर ड्रॉप करें कमेंट्स में। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।